हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, आज जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, उसका क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे यूनियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, हमारे न्यायपालिका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। मैं जो ये क्लासेस लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये आपके थ्योरी पेपर के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। कैसे काम आएंगे वो आज आपको थ्योरी पढ़ के समझ में ही आ जाएगा। और ऐसी थ्योरी मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाई भी होगी। सेकेंडली, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि मैम क्या आपका प्री प्री जो है आपका, ठीक है, जो CBT 1 है, सबसे पहले तो जान लो कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा, जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस होंगे। 125 क्वेश्चंस, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये भी जान लो 1/4 कितनी है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 125 क्वेश्चंस में आपके जो है GA के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कंसिडर कर लो इसको, और आपके जो इंग्लिश है उसके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। ये हो गए आपके 100 मार्क्स। एंड 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड है, तो ये मिला के हो गए आपके 125 क्वेश्चंस। ओके, और इसी के साथ आपकी 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी। 10 मिनट की क्या होगी? टाइपिंग टेस्ट होगी, जिसमें आपको कम से कम 350 वर्ड्स दिए जाएंगे पैराग्राफ में। अब मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि आपको ऑनलाइन ही ये पैसेज मिलेगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, पैसेज दिया गया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ऑनलाइन पैसेज मिल जाएगा। अगर वैसा होता है, कैसा भी होता है, आपको बस यू शुड हैव टू बी रेडी फॉर वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कल आपने प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जो दिखाया है हम लोगों को और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो दिया है, क्या वो साथ ही होगा? अरे भाई, नहीं हो सकता साथ में। देखो, 2 घंटे 10 मिनट का तो ये पूरा पेपर है, उसके बाद और फिर आपको बीच में ब्रेक देके अगर 2 घंटे के लिए बिठाया जाएगा तो इतना लंबा प्रोसेस हो नहीं पाएगा उन लोगों से। तो आप ये जान लो कि आपका CBT 1 और टाइपिंग एक दिन होगा। ठीक है, ये होगा एक दिन में, सेम डे होगा, ये सेम डे होगा। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा कुछ होता है कि 2-4 दिनों के बाद ही में भी उसका एग्जाम हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, 1 महीना तो कम से कम वो टाइम देंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं आपको, मेरी बात मानने की जरूरत भी नहीं है, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। कितनी बार नोटिस पढ़ा पढ़ा के बताया है मैंने आप लोगों को। ये ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? क्या आप अंडर ग्रेजुएट पर्सन हो? आप कोई तो PG लेवल का पढ़ चुका है, तो उसको नोटिस पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताया गया है। तो देखो, आपका जो CBT 1 है और टाइपिंग है वो एक दिन में होगा, सेम डे होगा। बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी हर एक स्टेज में। इवन इंटरव्यू भी कैसे क्रैक करना है वो भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और डेली बेसिस पे देखते रहना कि क्लास अपलोड किया नहीं मैम ने। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैं क्लास रात में अपलोड कर देती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, ऑफिस से आ गई मैं, फिर मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर अपलोड कर देती हूँ। संडे या सैटरडे के दिन मुझे ऑफिस को छुट्टी होती है, तो मैं एक ही दिन पूरा रिकॉर्ड करके दे देती हूँ टीम को, कि कहती हूँ भाई उसको एडिट करके आप लोग अपलोड कर दो। तो ये सारी चीजें चलती है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कोई भी वीडियो अगर आ रहा है तो। उसके बजाय अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुरंत बता देती हूँ, कोई भी अगर सिचुएशन हो, वॉइस मैसेज वगैरह करके बता देती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लीज पढ़िए, आपके पास टाइम बहुत कम है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम पेपर बाद में हुआ तो क्या? अगर पेपर 1 महीने बाद हुआ तो क्या करोगे आप लोग? सोचो समझो थोड़ा यार। ये अगर सिचुएशन चलती रही ना, आप कहीं के नहीं रहोगे। मैं गारंटी दे रही हूँ, 1 साल की तैयारी कब 3 साल में बदल जाएगी आपको खुद को समझ नहीं आएगा। सच बता रही हूँ मैं। अगर आज भी, अगर सितंबर में, जो मैं कह रही हूँ कि 22 डेट, मुझे लगता है सितंबर में ये एग्जाम हो जाएगा आपका। बच्चे बोल रहे नहीं मैम दिसंबर में होगा। मुझे बताना, सितंबर में हो या दिसंबर में हो, आपकी पूरी तैयारी हो रखी है ये क्या है? नहीं, मैं गारंटी देती हूँ 90% बच्चा, उसको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, उसको पता ही नहीं कहाँ से पढ़ना है, उसको पता ही नहीं कौन सी बुक लेना है, उसको पता नहीं कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। सारा धड़ल्ले से किसी को भी फॉलो किया जा रहा है।
थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए। यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो या फिर पेड बैच में भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो, ध्यान देकर पढ़िए। अगर इसी तरह से चलता रहा सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे, जिंदगी ऑटो पायलट मोड पे ही चली जाएगी, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे आपके साथ के, वो आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर, मैं चाहती हूँ कि हर एक सब्सक्राइबर किसी ना किसी एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो ही जाए, किसी ना किसी एग्जाम में। तो प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, फॉलो करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल ही मैंने मॉडल पेपर जो है आपका, मॉडल पेपर कहने के बजाय राइट वर्ड इज प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैंने आपको CBT 1 का भी दे रखा है और डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर दे रखा है। पढ़ो उसको, देखो कि क्या लेवल ऑफ जो रखा है ना, कि भाई लैंग्वेज जो रखी है उसमें बहुत बढ़िया लेवल की रखी है। इवन मुझे भी कुछ कुछ शब्द समझने में थोड़ा टाइम लग गया, मैंने गूगल की हेल्प ले रखी है। इतने साल पढ़ने के बावजूद भी मुझे अच्छा लगा वो पेपर, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत बढ़िया लगा सुप्रीम कोर्ट का पेपर। लेवल जो है डिफिकल्टी वो कम नहीं है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल का ही होगा, इजी लेवल नहीं होगा। हो गई ये सारी बातें। अब बाद में आप डिस्क्रिप्टिव का क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो बता दूंगी। अभी फिलहाल के लिए हम हमारा जो है शुरू करते हैं यूनियन जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका, ठीक है, इंडिया की न्यायपालिका। तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है, और जो मैं ये क्लासेस ले रही हूँ ना, ये आपको फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं, तो ये क्लासेस को अच्छे से फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे ना फ्री को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन मेरा काम है सर्विस देना, इस वजह से मैं ये फ्री में पढ़ा रही हूँ। ये पेड बैच में भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। जो मेरा पेड बैच चल रहा है 1 जुलाई से हमने स्टार्ट कर दिया है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये फ्री में ही मिल रही है और यूट्यूब पे ही मिल रही है, तो पेड के भी बच्चे यहीं आकर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो, जो हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, यूनियन जुडिशरी सिस्टम, यूनियन जुडिशरी सिस्टम, तो जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, आपको अगर क्वेश्चन बना कि जो हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम क्या है, हमारी यूनियन जुडिशरी सिस्टम न्यायपालिका के बारे में तुम क्या जानते हो, इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन बन गया तो आपको बताना है कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये कह के चुप हो जाना है आप लोगों को। तुरंत जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो पूछेगा सिंगल जुडिशरी सिस्टम, थोड़ा इलाबरेट करके बताओ, तो आप बोलोगे इसका मतलब सर कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कोर्ट को कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। जो हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम is an single integrated सिस्टम। अब सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम जैसे ही आप बोलोगे, सामने वाले को लगेगा यार ये तो बहुत होशियार बंदा है, अच्छा पढ़ के आया है, फिर वो आपको इलाबरेट करने के लिए कहेगा। ये आपको थ्योरी में भी काम आ सकता है और आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। तो इलाबरेट करते समय आप ये कहोगे कि किसी का भी कंट्रोल नहीं है हमारे कोर्ट्स पे, मींस नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर कोर्ट। इन सिंपल लैंग्वेज, कोर्ट्स आर कंट्रोल बाय कोर्ट्स। और इसको बोलेगे आप कि सिंपल लैंग्वेज में सर, कोर्ट्स, जो कोर्ट्स है हमारे वो कंट्रोल होते हैं कोर्ट्स के द्वारा ही। कोर्ट्स आर रन बाय कोर्ट्स। कोर्ट्स आर रन बाय कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट है। एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। दूसरा होता है आपका हाई कोर्ट, और सबसे बाद में होता है आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है उसको हाई कोर्ट कंट्रोल कर रहा है, जो हाई कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी सरकार किसी भी कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर रही। कभी आपने सुना है कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है उसको वहां की जो सरकार है वो राज्य सरकार कंट्रोल कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? नहीं, कोर्ट्स यहाँ पर कोर्ट ही कंट्रोल करता है। अगर ऐसा कुछ होता, सपोज अगर ऐसा होता है कि कोई सरकार किसी कोर्ट को कंट्रोल कर रही होती, तो इसका जो अनबायस नेचर है, हमारे जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनका जो अनबायस नेचर है, बिना
निष्पक्ष जो होता है ना कि उनका जो फैसला दिया जाता है ना इधर पलटे ना उधर पलटे, जो सही फैसला है वो फैसला जो दिया जाता है। अगर ऐसा चीज होती कि कोई कंट्रोल करती कोई सरकार, तो फिर तो फैसले ही देने का मतलब नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट रहने का ही मतलब नहीं होता। तो इसीलिए ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो, इंटरव्यू में एज इट इज आपको बताना है। आप लोग बोलोगे मैम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन क्यों बनेंगे? भाई सिर्फ आपकी हॉबीज एंड ये इसी से क्वेश्चन नहीं बनते। इवन आप जब सिविल सर्विसेज में जाते हो तो वहां पर उन लोगों को भी पता होता है कि भाई ये बच्चा जो है इतने मेंस लिख कर आया है, प्री लिख कर आया है, इसको पता है क्या नहीं लैंग्वेज, मतलब सॉरी जितना भी नॉलेज जानना है वो जान लेते हैं। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं आप लोगों से। बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे, इतना झूठ बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है वो सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है। नहीं भाई, अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक उठा के पूछ ले और आपको नहीं आएगा ना तो वो निकाल देंगे आपको। भले आप वहां जाकर खड़े होंगे लाइन में, आपको पता होगा कि आपने इतने लोगों को बीट करके वहां पर गए हो, नहीं, वहां पर आपकी नॉलेज भी टेस्ट की जाती है, बस पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में, तो प्लीज 60,000 65,000 अगर सैलरी निकालना चाहते हो हर महीने, ठीक है, और ये 60,000 65,000 सैलरी 1-2 सालों में ही 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया जॉब है ये, छोड़ो मत, हाथ से जाने मत दो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, और जो भी पढ़ रहे हो वो ध्यान से करो, हॉबीज हो कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ कुछ भी, तो वो उसको नॉलेज की तरह ही लो। ऐसा मत समझो कि यार प्री में नहीं आया तो अरे मेंस में पूछ लेगा, मेंस में नहीं आया तो फिर आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा, पूछ ही लेगा यहाँ पर। तो जब भी इंटरव्यू में पूछे या फिर प्री में पूछे कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम क्या है, तो ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ही कोर्ट को चलाती है। जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चलाने के लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, मतलब एक दूसरे का एक के ऊपर कंट्रोल है। इस तरह से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है उसे कहते हैं गार्जियन या फिर कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया called as guardian or custodian of the constitution। हमारे संविधान की गार्जियन या कस्टोडियन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और भी एक नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं फाइनल इंटरप्रिटर, ठीक है, फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो नोन एज फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो है फाइनल इंटरप्रेटर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि अगर किसी मामले में, ठीक है, किसी मामले में हम संविधान को अच्छे से नहीं समझ पाए, सपोज कोई मामला चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा एक दूसरे के साथ ही लड़ रही है, और वहां पे कोई ना कोई ऐसा क्लॉज लिखा ही है हमारे संविधान में कि ऐसा अगर डेडलॉक जैसी कोई सिचुएशन आ रखी है तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या फिर किसी तरह का कोई ऐसा मामला आ रखा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान की अगर हेल्प लेनी है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। तो हमारा जो संविधान है वो कम शब्दों में ही लिखा गया है, लेकिन उस कम शब्दों को ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से इंटरप्रेट करना है। जैसे हमारा जो आर्टिकल दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ। अब ये राइट टू लाइफ एक सिंगल लाइन दे रखी है ना, एक सिंगल लाइन दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से निकाला है। राइट टू लाइफ का मतलब ये भी होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट हो, जो आप जहां पर रह रहे हो, उसका वातावरण बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आप दे रहे हो राइट टू लाइफ का एक आर्टिकल दे रहे हो, आपका फंडामेंटल राइट दे रहे हो, मौलिक अधिकार दे रहे हो, आप जिंदगी में जो भी इंडियन पर्सन आएगा उसको अधिकार है जीने का, आप उसको अधिकार दे रहे हो, लेकिन अगर उसके घर के पास ही किसी तरह की फैक्ट्री बना रखी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है राजू समझो, इस राजू के घर के पास, अब ये राजू जीना चाहता है क्योंकि उसका आर्टिकल 21 उसको ये पूरा का पूरा हक देता है कि भाई तुम जियो, ठीक है, इसको ये पूरा राइट है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट्री बन गई, ठीक है, इसका ये घर है और इसके घर के पास ही एक फैक्ट्री बन गई। अब इस फैक्ट्री से ऐसा धुआं निकलता है जो कि बहुत ही घटिया धुआं है, मतलब इससे पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि इसके फेफड़े ही खराब हो गए, इसके फेफड़े खराब हो गए, ये मर गया। तो यहाँ पे तो राइट टू लाइफ वाला जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 21 नंबर,
इसका तो फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हो गया। तो जब इस राजू की फैमिली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, किस चीज का हवाला देते हुए कि भाई सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखिए, आर्टिकल 21 के हिसाब से आप जो है, संविधान ने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया है, लेकिन अगर जीने का अधिकार दिया है तो रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री बनाने का अधिकार किसको दिया? हमारा तो इंसान मर गया यहाँ पे, हमें तो जो है पैसे चाहिए या फिर कुछ जॉब वगैरह चाहिए। तो ये जो आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें क्यों बता रखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन भी है और साथ ही साथ इंटरप्रिटर भी है। इंटरप्रिटर का मतलब जो है चीजों का, जो भी लैंग्वेज वहां पर दे रखी है उसका 360 डिग्री डायमेंशन में, मतलब जो जितना भी डायमेंशन है ना एक चीज, अब जो राइट टू लाइफ अगर पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ जीने का अधिकार है, बट यार इसके बहुत सारे डायमेंशन निकल सकते हैं और वो बहुत सारे डायमेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही बताती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रिटर कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बात हो गई। आगे जो है आर्टिकल हमारा जो है संविधान का जो अनुच्छेद है 124, आर्टिकल 124 क्लॉज 1, हमारे संविधान का आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या कहता है कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया comprising a chief justice of India plus 33 other judges। ये जो 33 अदर जजेस है ना, इसकी संख्या अभी अभी बढ़ी है। आप अगर आपका पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर 2016 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका 17-18 में पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है कितने जजेस की संख्या है, तो वहां पे 31 जजेस थे, है ना, क्योंकि उस टाइम पे 31 जजेस ही थे। लेकिन अब जो है ये संख्या बढ़ के 33 जजेस हो चुकी है। कितनी? 33 जजेस हो चुकी है। स्टार्टिंग में जब बना था हमारा सुप्रीम कोर्ट 1950 में, नोट करके लिख लो, जब 1950 में जब बना था तब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस थे। लेकिन अब का क्या माहौल है 2022 का हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 33 अदर जजेस होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? 33 अदर जजेस, इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे 34 जजेस, कितने? 34 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो हमारा जो अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 जो दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दे रखा है हमारे संविधान में, आर्टिकल 124 क्लॉज 1, वो कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 33 अदर जजेस होने चाहिए। ये जो अदर जजेस की संख्या बढ़ाने का काम जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट अदर जितने भी जजेस है, जैसे देखो टाइम के साथ क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्राइम भी बढ़ने लगे तो क्राइम केसेस भी आने लगे, तो वो केसेस आए तो वर्कलोड हुआ। तो क्या सिर्फ उस टाइम पे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और खाली 7 जजेस, 8 जन मिलके क्या सुप्रीम कोर्ट चला सकते थे? नहीं चला सकते। तो ये बढ़ते बढ़ते टाइम, इतना बढ़ते बढ़ते आगे ये जो जजेस की संख्या है वो भी बढ़ गई। अभी भी सब आई थिंक 125 लाख जो केसेस है वो अभी भी पेंडिंग है। ये जो जजेस की संख्या है वो भी बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये जो जजेस है इनकी संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। तो आर्टिकल 124, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन से आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए इंडिया में? तो आर्टिकल 124 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जजेस होने चाहिए। जो जजेस है हमारे, ठीक है, जो जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये भी लिख लो कि जो जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जो जजेस होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उठकर किसी को भी उठा दे और बोले कि चलो 33 जजेस को यहाँ पे वैकेंसी निकली है ना, 33 जज भर दूंगा मैं, यहाँ से उठा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, रातों रात किसी को भी उठाया नहीं जाता। इसकी भी एक प्रोसीजर होती है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एक्चुअली प्रेसिडेंट पूछते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि भाई बता आप किसको यहाँ पे अपॉइंट करना है? मुझे अपॉइंट तो करना है, मुझे काम दिया गया है अपॉइंटमेंट देने का, तो बताओ अब मैं किसे अपॉइंट करूँ? तुम्हें तो ज्यादा जानकारी होगी ना मुझसे, क्योंकि तुम लॉ करे रखे हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो।
तो बताओ कि किसको अपॉइंट करे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति महोदय या फिर राष्ट्रपति साहिबा थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अपने कॉलेजियम सिस्टम में पूछ कर आपको बताता हूँ कि किसको अपॉइंट करना है। तो प्रेसिडेंट साहब पूछते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या चीज है। तो वो कहते हैं मैं और 4 अदर मोस्ट, ठीक है, अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसको जज बनाना है, और हम सबको मिलकर कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम। क्या कहा जाता है इसे? कोलिजियम सिस्टम। जैसे हमने पॉलिटी में पढ़ रखा है इलेक्टोरल सिस्टम, जो मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले सेगमेंट में पढ़ा रखा है आप लोगों को। अभी तक अगर आपने मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सहूलियत है सिंगल सब्जेक्ट भी मुझसे पढ़ने की, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे अपॉइंट करना है 33 जजेस, क्योंकि मेरा ही साइन होगा ना अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो मेरा ही साइन होगा। तो बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किसको अपॉइंट करे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि रुको मैं पूछ कर आता हूँ, मेरे 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, मुझे और उन 4 लोगों को मिलकर हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम, और ये कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को अपॉइंट करने के लिए बैठी होती है। और फिर प्रेसिडेंट जो है ये जो नाम रेकमेंड करेंगे, ठीक है, ये जो नाम रेकमेंड करेंगे उनको प्रेसिडेंट कर देंगे अपॉइंट, उनको प्रेसिडेंट क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट कर देंगे अपॉइंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये सारी चीजें आर्टिकल 124 अनुच्छेद 3। अब आप बोलोगे अच्छा मैम ये सारी चीजें, तो ये कोलिजियम सिस्टम जो है ये लोग क्या देखकर किसी जज का नाम रेकमेंड करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 अनुच्छेद 3 में लिखा गया है क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने लिखी गई है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा दे, ऐसे नहीं चलेगा, किसी को भी उठा कर लेकर आए कि भाई ये लॉ का बहुत बड़ा जानकार है, यूएसए में है, और उसको लाकर बिठा दे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जिसको भी आप जज बनाना चाहते हो उसको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट जज का, ठीक है, एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज बने हुए उनको 5 साल पूरे होने चाहिए, या फिर यहाँ पर होना चाहिए कि एटलीस्ट 10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट बने हुए हाई कोर्ट का, ठीक है, 10 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट, वकील, एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है, इन हाई कोर्ट, या फिर यहाँ पर वो लॉ का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, लॉ का बहुत बड़ा जानकार होना चाहिए, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो देख रहे हो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना बड़ा रखा गया है। सबसे पहले तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कह रखी है कि भाई उसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन 5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बने हुए। दूसरी बात 10 साल उन्होंने एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रखी हो तो हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको लॉ का बहुत बड़ा जानकार माना जाता है इंडिया में, उसको हम बिठा देंगे सुप्रीम कोर्ट जज बना देंगे। तो ये कहाँ पर लिखा गया? आर्टिकल 124 अनुच्छेद 3। सब कुछ याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आप याद करके जाओगे आर्टिकल 124, लेकिन वहां पे अनुच्छेद पूछ लिया तो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में दे रखा है ये, ठीक है।
आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में क्या दे रखा है हमारे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जजेस बैठते हैं उनको रिमूव कौन से बेसिस पे किया जाता है, वो दे रखा है आर्टिकल 124 अनुच्छेद 4, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो रिमूव करने के लिए किसके हाथ में होता है चीज, तो देखो रिमूव करना चाहते हो अगर किसी सुप्रीम कोर्ट जज को उसके पोस्ट से निकालना चाहते हो तो प्रेसिडेंट उन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि रातों रात उठ के सपना आया प्रेसिडेंट साहिबा को कि नहीं मैं इनको निकाल दूंगी, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं, इसकी भी एक प्रोसीजर होती है और उसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज बैठ रखा है, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने किसी इंसान को बिठाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ऑनरेबल ये जो है लगाते हैं नाम, क्यों ऐसा लगाते हैं कि भाई बहुत बड़ी कोर्ट है वो, पूरा जो है इंडिया में सबसे बड़ी कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। अगर वहीं पर किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो और उसको ही निकालने की बात कर रहे हो तो पूरी दुनिया में आपकी थूथू होगी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे अगर आप किसी को बिठा रहे हो तब आप पूरी जानकारी क्यों नहीं ले रहे हो कि कैसा है वो इंसान, क्या नहीं है वो इंसान, और आप अगर उसको निकाल रहे हो तो इसमें तो आपकी थूथू होगी पूरी दुनिया में कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है वो आसान प्रोसीजर नहीं होती है, ठीक है। रिमूव करने की, सुप्रीम कोर्ट जज को उसके पोस्ट से रिमूव करने की प्रोसीजर आसान नहीं होती है। दूसरी बात, अगर किसी को रिमूव करना भी है तो क्या ग्राउंड है कि किस बेसिस पे हम उस इंसान को वहां से उठा रहे हैं, वहां से उस पोस्ट से निकाल रहे हैं। तो दो ग्राउंड है, एक तो उस सुप्रीम कोर्ट जज ने किसी तरह का मिसबिहेवियर कर रखा हो, ठीक है, किसी भी तरह से मिसबिहेव कर रखा होगा जो कि उसके जो पोस्ट है उसको बिल्कुल कलंक लगाने लायक कोई काम कर रखा होगा, तो उसको उसके पोस्ट से निकाल दिया जाता है। या दूसरी बात कि उस जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन रखा है उसकी एज, देखो एज ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो हो सकता है कि एज ज्यादा होने के बाद उनका जो है थोड़ा सा अनसाउंड माइंड हो जाए, ठीक है, मतलब अल्जाइमर जैसे कोई बीमारी हो जाए कि वो भूलने लग जाए कोई चीजें, तो हो सकता है कि इनकैपेसिटी, जिसे कहते हैं इनकैपेसिटी। तो ये दो ही ग्राउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए, तो लिख लो ये अच्छे से, ग्राउंड्स मेंशन for removal of Supreme Court judge are, सबसे पहले तो कि ये प्रूव हो रखा हो कि उसने किसी तरह का मिसबिहेव किया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कुछ भी हो सकता है। फिर मिसबिहेविंग में आप समझ सकते हो कि भाई अगर कोई बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा और ऐसा कुछ कर रखा हो कि कलंक लग गया उस पोस्ट के लिए, तो आप बोलोगे कि भाई उसको निकाल दो उसके पोस्ट से, इस तरह से। और इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि अनसाउंड माइंड, कि काम करने लायक उनका दिमाग रहा नहीं। तो ये जब दो ग्राउंड्स है, ठीक है, यही दो ग्राउंड्स है जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को रिमूव कर सकता है। अब क्या रातों रात रिमूव कर देंगे? नहीं बाबा, रातों रात भी नहीं रिमूव कर सकते, भले ये दो चीजें प्रूफ भी हो रखी हो तो भी रातों रात रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए चला जाता है महाभियोग का मुकदमा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या चीज है? महाभियोग कहते हैं इसे, महाभियोग। जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रखा था मैंने उसमें भी बताया कि भाई प्रेसिडेंट को भी अगर आपको निकालना है तो इम्पीचमेंट चलाया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनको भी अगर निकालना हो तो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर चलाई जाती है। इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव होता है, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसे पास कर सकता है। पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, पार्लियामेंट का हाउस। अब पार्लियामेंट क्या चीज है? देखो पार्लियामेंट का मतलब होता है इसमें प्रेसिडेंट, एक सेकेंड अच्छे से लिखने दो, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर इम्पीचमेंट की प्रोसीजर चलानी हो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, इवन चीफ जस्टिस के ऊपर, तो किसी भी एक सदन ने, किसी भी एक हाउस ने वो जो प्रस्ताव है वो पास करना चाहिए। अगर सपोज लोकसभा रिजोल्यूशन लेकर आ रही है, ठीक है, लोकसभा ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रही है कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट जज को निकाल देना चाहिए, तो जो भी नोटिस लोकसभा लेकर आ रही है उसके ऊपर कम से कम 50 मेंबर की साइन होनी चाहिए उस नोटिस के ऊपर, ठीक है। अगर सपोज राज्यसभा कोई नोटिस लेकर, रेजोल्यूशन लेकर आ रही है, तो उस नोटिस के ऊपर कम से कम
ठीक है, कम से कम सॉरी लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा में 50 मेंबर होते हैं, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं ना, तो इसमें 100 मेंबर की साइन होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन लेकर आ रही तो उस नोटिस के ऊपर 50 मेंबर की साइन होनी चाहिए। ठीक है, 100 मेंबर की साइन, अगर लोकसभा वो प्रस्ताव पारित कर रहा है कि भाई इसको निकाल देना है, तो 100 मेंबर की एटलीस्ट उसके ऊपर साइन होनी चाहिए। और राज्यसभा अगर निकाल रहा है तो 50 मेंबर की साइन होनी चाहिए। और साइन होने के बाद लोकसभा जो है ये नोटिस किसको सबमिट करेगा? लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, फाइनली ये जो नोटिस है वो स्पीकर के पास चली जाएगी, सबमिट की जाएगी। और राज्यसभा किसको करेगा? चेयरमैन को। कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उनको वो नोटिस दे दी जाएगी। अब नोटिस देने के बाद चेयरमैन और स्पीकर साहब इन दोनों में से कोई भी एक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाएगा। ठीक है, उस नोटिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाएगा। और ऐसा भी है, देखो 100 मेंबर के साइन के साथ साथ इसमें स्पेशल मेजोरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देखो लोकसभा में कितने मेंबर है? 545, तो उसमें से 100 मेंबर तो ऐसे ही साइन कर देंगे, किसी का देखा देखी भेड़ चाल में साइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी रखी गई कि भाई स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, वरना वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी लिख लो कि भाई यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ये तो है ही है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका चीज मतलब 100 मेंबर की साइन होगी तो चल जाएगा, नहीं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी ये चीजें चलेगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा का चेयरमैन ये क्या करेगा? एक कमेटी बिठाएगा, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएगा कि देखो ये मामला जो आ रखा है वो सही मामला है या नहीं। आफ्टर दैट चेयरमैन और स्पीकर shall appoint a committee for investigation. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी और फिर उस जज के ऊपर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कौन से एक्ट के तहत होगी? तो इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। आफ्टर दैट रेजोल्यूशन नीड्स स्पेशल मेजोरिटी, और फिर रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव जो आया है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना है, नीड्स स्पेशल मेजोरिटी। और फिर सब कुछ अगर मिल गया, स्पेशल मेजोरिटी भी मिल गई, तब जाके प्रेसिडेंट उस जज को निकाल देंगे। ठीक है, फाइनली इट नीड्स प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। तो समझ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो कोई भी सदन जो है पार्लियामेंट का, कोई भी एक सदन, फिर वो लोकसभा हो सकता है या फिर राज्यसभा हो सकता है, उन दोनों में से कोई ना कोई एक नोटिस निकालेगा। उस नोटिस के ऊपर कम से कम इतनी साइन होनी चाहिए। अगर लोकसभा निकाल रहा है कोई नोटिस, रेजोल्यूशन प्रस्ताव अगर निकाल रहा है, तो 100 मेंबर की उसके ऊपर साइन होनी चाहिए। फिर वो नोटिस सबमिट की जाएगी आपके स्पीकर को। फिर स्पीकर क्या करेगा कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगा कि देखो भाई ये सही तो बात है ना, या फिर ऐसे ही कुछ हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। नहीं, तो अगर सही बात है तो फिर इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो प्रस्ताव पास किया गया था किसी भी हाउस में, उसमें स्पेशल मेजोरिटी से वो प्रस्ताव फिर से पास किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी उसको। जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फाइनली प्रेसिडेंट उनकी अप्रूवल दे देंगे कि भाई हाँ उनको निकाल दो उनके पोस्ट से। एक ऐसा केस हुआ था 1993 में, इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 1993 में हुआ था केस वी रामास्वामी जी के ऊपर। वी रामास्वामी जी के ऊपर जो है ये केस चला था महाभियोग का, लेकिन ये केस फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट जज ही थे ये, सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी। इम्पीचमेंट प्रोसेस हुई थी 1993 में। impeachment process was initiated but failed।
तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम में पूछे या फिर इंटरव्यू में भी पूछ ले तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कहानी कि कैसे ये सब कुछ चीजें चलती है, कैसे ये सब कुछ पास होता है, और कैसे इसको ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया है। भाई 1993 में ये केस भी हुआ था, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था, और ये चलाया तो गया मुकदमा, लेकिन ये फेल हुआ। ठीक है, लेकिन ये फेल हुआ, ये सारी चीजें। तो देखो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग से हम क्या देख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। कहाँ चला गया भाई, कितना लिख के दे दिया मैंने। हाँ, आर्टिकल 124 एक क्या कहता है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसके पीछे कोलिजियम सिस्टम चलती है। कोलिजियम सिस्टम कंप्राइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तीनों चारों मिलकर, ठीक है, ये चार और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 जन मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए नाम रेकमेंड करते हैं। किसी भी एक बंदे का नाम रेकमेंड कर देंगे, वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास नाम, और प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देंगे और प्रेसिडेंट साइन दे देंगे। प्रेसिडेंट जब साइन दे देंगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में दे रखा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ इस कदर है, जैसे कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, एटलीस्ट 5 साल का, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बने हुए, या फिर 10 साल आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। दूसरी बात, आप लॉ के बहुत बड़े अगर जानकार हो तो आपका नाम ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर दिया जाएगा फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। बाद में अगर किसी सुप्रीम कोर्ट जज को निकालना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, वो दे रखा है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। किस बेसिस पे हम किसी सुप्रीम कोर्ट जज को निकाल सकते हैं, तो 2 बेसिस है। एक तो उसने कुछ मिसबिहेविंग कर रखा होगा, या दूसरी बात उसको इनकैपेसिटी मतलब वो बंदा जो है काम करने लायक नहीं रहा, उसका दिमाग जो है अब नहीं चल रहा है। मे बी कुछ हो सकता है, बीमारी हो सकती है, किसी तरह का कोई पैरालिसिस वगैरह कुछ भी हो सकता है, या फिर उनका दिमाग अनसाउंड माइंड अगर है तो भी हो सकता है। तो ये 2 ग्राउंड है जहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही उठाकर निकाल नहीं देते। महाभियोग का पूरा एक प्रोसीजर चलता है। महाभियोग का प्रोसीजर कोई भी एक इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेकर आ सकता है, फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। लोकसभा अगर लेकर आ रही है तो उसमें 100 मेंबर की साइन होनी चाहिए उस नोटिस पे, वो नोटिस जाएगी स्पीकर के पास। अगर राज्यसभा लेकर आ रही है तो 50 मेंबर की साइन होनी चाहिए, वो नोटिस जाएगी आपके चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन या फिर स्पीकर बिठाएगा एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी अगर उसको लग रहा है कि भाई हाँ सब कुछ सही है, तो वो इंक्वायरी करेगी, जजेस की इंक्वायरी करेगी अंडर द एक्ट 1968, और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन अगर पास होगा तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो हाउस है, मे बी अगर लोकसभा है तो उसने स्पेशल मेजोरिटी उसको पास करना है, राज्यसभा ने उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होगा और फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे उस इंसान को उसके पोस्ट से निकालने के लिए। ये एक केस हुआ था 1993 में, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर ऐसा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलाया गया था, लेकिन ये फेल रहा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं एडहोक जजेस के बारे में। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, लंबा पढ़ाऊंगी। एडहोक जजेस के बारे में, अभी एडहोक जजेस क्या बोला है मैम, तो देखो एडहोक जजेस जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 127 में लिखा गया है। एडहोक जजेस के बारे में, एक्सक्यूज मी, एडहोक जजेस के बारे में तो क्या कहता है ये एडहोक जज, क्या बोला है, तो ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी अगर किसी तरह का केस चल रहा है और कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब ये कोरम क्या बोला है, अब ये भी बता दो मैडम। तो देखो कोरम अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उस कोरम को भरने के लिए हम हाई कोर्ट से जजेस मंगा सकते हैं। पहले कोरम बताओ मैम, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। कोरम का मतलब ये होता है कि मिनिमम इतने सदस्य चाहिए किसी भी सेशन या ऑफिस को चलाने के लिए। मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट अ सेशन और ऑफिस। ठीक है, अब मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट अ सेशन और ऑफिस, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर भी आपका दिमाग
नहीं चल रहा होगा। तो देखो, कोरम का मतलब होता है, जैसे अगर आप किसी क्लास में बैठे हो, अगर मैं टीचर हूँ और मैंने कहा कि मुझे नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे बच्चे सिर्फ 10 आए हैं, वैसे देखा जाए तो मेरी जो क्लास की संख्या है वो 50 है, तो मैं क्या कहूंगी, जब तक 25 बच्चे नहीं आ जाते तब तक मैं पहला जो भी नया टॉपिक है वो मैं नहीं शुरू करूंगी। इसे मैं क्या कहूंगी कि जब तक कोरम कंप्लीट नहीं हो जाता मेरे क्लास का, तब तक मैं नया क्लास शुरू नहीं करूंगी। उसे कहते हैं कोरम, मिनिमम मेंबर टू स्टार्ट सेशन और एनी ऑफिस। जैसे कि अगर आप लोकसभा में देखोगे, लोकसभा और राज्यसभा का भी कोरम होता है, कितना होता है, 1/10। जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स है और राज्यसभा में 250 मेंबर्स है। तो अगर लोकसभा में 55 मेंबर्स नहीं मौजूद है, समझो लोकसभा का कोई सेशन चल रहा है और उसमें 55 मेंबर्स नहीं आए हैं, मेंबर आए हैं सिर्फ 54 मेंबर्स, ठीक है, 54 मेंबर कंसिडर कर लो या फिर 53 मेंबर्स कंसिडर कर लो, 53 मेंबर आए हैं और यहाँ पर आए हैं, इसमें कोई सेशन चल रहा है राज्यसभा में, तो वहां पर आ रखे हैं आपके 24 मेंबर। कितने आ रखे हैं, 24 मेंबर। तो वो जो सेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो सेशन चल रहा था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो कोरम की संख्या है सेशन आगे बढ़ाने के लिए उतने लोग आए ही नहीं। तो क्या मतलब मैम, अगर यहाँ पर 55 लोग आते तो क्या ये सेशन शुरू हो जाता? जी हाँ। और क्या यहाँ पर 25 लोग आते तो क्या ये सेशन शुरू हो जाता? तो जी हाँ। तो इसको कहते हैं कोरम। कोरम का मतलब सिंपल सा है कि मिनिमम मेंबर मिनिमम मेंबर इतने होने चाहिए कि जिससे सेशन की स्टार्ट हो सके या फिर ऑफिस में जो भी कार्रवाई है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो एडहॉक जजेस जो है, आर्टिकल 127 में लिखा गया है कि अगर किसी मामले में, ठीक है, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या अगर कम पड़ रही है, ठीक है, कोई सेंसिटिव मामला है, 5 जजेस का बेंच बैठा है, 10 जजेस का बेंच बैठा है, तो किसी मामले में सेंसिटिव मामला है तो उसमें 10 जजेस का बेंच बैठ गया। अब बाकी जो केसेस चल रहे हैं वहां पर तो जजेस चाहिए, आप कहाँ से लेकर आए? तो एडहॉक जजेस जो हमारे संविधान में लिख रखा है आर्टिकल 127 में, इसमें इन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो प्रेसिडेंट से बात करके, ठीक है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर हाई कोर्ट के जजेस से सलाह मशवरा करके हाई कोर्ट के जजेस को उठा सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। समझ रहे हो क्या है? एडहॉक जजेस का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा जजेस की संख्या भरनी होती है ना, कि सपोज आप 33 जज है, समझो ऐसे हो कि 33 जज है और ये 33 जज के जज सारे के सारे बिजी है, सारे के सारे जजेस बिजी है किसी ना किसी केस में। अब नया केस आ गया, कोई नया केस आ गया, अचानक इमरजेंसी आ गई, समझो किसी केस की इमरजेंसी आ गई, अब क्या करे? ये 33 जज तो यहाँ पे बिजी है, अब क्या करे? तो क्या करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेगा, ठीक है, परमिशन लेगा प्रेसिडेंट की परमिशन लेगा और ये बात करेगा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसका कोई ना कोई चीफ जस्टिस होगा, तेलंगाना हाई कोर्ट तो उसका कोई ना कोई चीफ जस्टिस होगा। तो हर एक, जो हम हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, तो हर एक हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस से बात करेगा और उनको कहेगा कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई इतना काबिल बंदा है जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक है, उसे यहाँ पर भेज दो, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ रखी है, कोई सेंसिटिव केस आ रखा है और पूरा कोरम भर नहीं रहा है, तो उतना केस चलने तक प्लीज उस बंदे को हम अपॉइंट कर देंगे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो उसे कहते हैं हम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडहॉक जज। क्या कहते हैं इसको हम? एडहॉक जज। ठीक है, समझ में आ गया? एडहॉक जज की डेफिनेशन समझ में आ गई, सिंपल सी है। एडहॉक जज कोरम पूरा करने के लिए बुलाए जाते हैं। आर्टिकल 127 में दे रखा है हमारे संविधान के कि अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हुए सलाह मशवरा करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, उनको कहेगा कि आपके पास अगर इतने काबिल जजेस है तो प्लीज हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमारा कोरम पूरा हो नहीं रहा है। अगर कोरम पूरा होगा तो जब तक कोरम पूरा हो जाता है तब तक वो जज हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे, उसे कहेंगे एडहॉक जज। क्या मैम, वो पूरा अगर केस खत्म हो जाएगा तो फिर वो फिर से हाई कोर्ट में आ जाएंगे? तो जी हाँ, वो हाई कोर्ट में आ जाएंगे और हो सकता है कि उनको प्रेसिडेंट परमानेंटली अपॉइंट कर दे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये भी चीज हो सकती है बाद में।
आगे देखो आर्टिकल 128 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट सॉरी संविधान का हमारे आर्टिकल 128 कहता है रिटायर्ड जजेस। अब ये रिटायर्ड जजेस क्या चीज है, तो देखो रिटायर्ड जजेस एक ऐसा यहाँ पर ये क्लॉज दे रखा है, एडहॉक जजेस के साथ साथ और एक क्लॉज दे रखा है कि वर्कलोड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे क्या था कि कोरम नहीं भर रहा है, ठीक है, कोरम ही नहीं भर रहा है, लोग ही नहीं है, सपोज 33 जजेस है, 33 जजेस बिजी नहीं, ऐसा समझो कि 33 जजेस में से 30 जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, 3 जजेस की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है, अभी प्रोसीजर चल रही है, लेकिन अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो कहाँ से लेकर आए, तो यहाँ एडहॉक जजेस के जो क्लॉज दे रखा है उससे लेकर आ गए। लेकिन अगर ऐसी चीज हो कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया, 33 जजेस भी पूरे के पूरे बिजी है, एडहॉक भी बिजी है, बहुत ही सारा कुछ सब कुछ बिजी है और वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप क्या करें, तो इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर से परमिशन लेगा प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस है उनको फिर से बुलाओ और उनको एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए वर्क करने लगाओ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि अगर वर्कलोड बहुत बढ़ गया, ठीक है, वर्कलोड बहुत बढ़ गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अच्छे से लिख देती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे, प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे, परमिशन लेके प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि प्रेसिडेंट साहब प्लीज जो रिटायर्ड जजेस है सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस है उनको बुलाओ, उनको बुलाओ और उन्हें ये केस में शामिल करो और उनको एज वर्क दो, वर्क एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, वर्क दो एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसे कहते हैं आर्टिकल 128 का क्लॉज, रिटायर्ड जजेस वाला क्लॉज। तो रिटायर्ड जजेस वाले क्लॉज में क्या रखा गया है कि वर्कलोड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे जजेस की कमी आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी रिटायर्ड जजेस है प्लीज उनको बुलाकर यहाँ पर काम करने लगाइए, इस तरह से। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो इनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो 65 ईयर्स होती है। कितनी होती है, 65 ईयर्स, 65 साल के अगर हो गए तो फिर वो उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटायरमेंट वाली बात आ गई इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके दिया। अच्छा, आर्टिकल 130 भी क्या कहता है हमारे आर्टिकल का, सॉरी हमारे संविधान का आर्टिकल 130 ये कहता है कि अगर यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सिटिंग लगाएगी वो न्यू दिल्ली में लगाएगी, मतलब दिल्ली में लगाएगी, लेकिन अगर चाहे तो चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कहीं पर भी इंडिया में ऑल ओवर उसके बेंचेस बिठा सकते हैं। कोर्ट के केस में ब्रांच नहीं होता है, ठीक है, ये कोर्ट की ये ब्रांच नहीं कहते, ये ब्रांच ऐसे नहीं कहते, कोर्ट के केस में बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका बेंच बैठता है नागपुर में, औरंगाबाद में, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है तो उसका एक बेंच बैठता है आपका इंदौर एंड ऑल में हाई कोर्ट का। तो ये उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा आर्टिकल 130 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का एकमात्र, हमारे पास सिर्फ एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो दिल्ली में बैठता है। हमने उसकी बिल्डिंग वगैरह सब कुछ देख लिया है, क्या उसका कोई बेंच ऑल ओवर द इंडिया बैठा है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है एकमात्र ऐसा है जो न्यू दिल्ली में है, लेकिन अगर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सुप्रीम कोर्ट का एक और भी बेंच बना सकती है कहीं पर भी ऑल ओवर द इंडिया। ओके, सो आर्टिकल 130 कहता है द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall be in Delhi, shall be in Delhi or at any other place as the Chief Justice of India and President may decide दी बेंचेस, ठीक है, बेंचेस मतलब ब्रांच, लेकिन कोर्ट के केस में उसको ब्रांच नहीं कहते, उसको कहते हैं बेंच। हाई कोर्ट वाला जब टर्म पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आपको। तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी सिटिंग होगी दिल्ली में, शैल बी इन दिल्ली, आर्टिकल 130 के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है, तो दिल्ली में इसकी सिटिंग होगी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहे तो प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करके कहीं पर भी इसका बेंच बिठा सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी इसका बेंच बिठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आगे जैसे और कुछ नोट डाउन करने लायक अगर रहा तो मैंने क्या बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की एज बता दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो है होती है जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स, ठीक है, 65 ईयर्स। और नोट डाउन करके लिख लो, नोट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो आपका रेजिग्नेशन किसे देते हैं, रिजाइन अगर करना है उनको, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर किसे प्रोवाइड करेंगे, तो प्रेसिडेंट को करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही वो इंसान है जो उसको अपॉइंट कर रहा है। ऐसे देखो, अगर मैं आपको अपॉइंट कर रही हूँ मेरे ऑफिस में, ठीक है, मैं आपको अपॉइंट कर रही हूँ मेरे ऑफिस में, तो आप रेजिग्नेशन लेटर भी तो मुझे ही दोगे, उसी तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट जो जजेस होते हैं मे रिजाइन टू द नेम और इन द नेम ऑफ, ये बार बार स्केल पता नहीं कैसे आ जाती है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो शपथ विधि होता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो ओथ होती है, शपथ जिसे कहते हैं, शपथ ऑफिस की जो ओथ होती है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस शैल बी administered by president। अच्छा, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस, वो दिलाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाते, तो ये दिलाते, प्रेसिडेंट जी दिलाते। तो एक दूसरे को मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि भाई तू मुझे शपथ दिला, मैं तुझे शपथ दिलाऊंगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट जी को कौन ओथ दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट जी ओथ दिलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस है उनकी सैलरी और जो पर्क्स है, सैलरी है या फिर डिफरेंट पर्क्स जो है, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होता है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस का सैलरी भी डिसाइड करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, सब कुछ पार्लियामेंट में डिसाइड की जाती है। ये डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। तो मैम ये जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, तो वो पैसा आता है आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। सैलरी एंड पर्क्स shall be salary and perks decided by parliament and are charged upon consolidated fund of India। consolidated fund of India क्या चीज है, ये है आपका सरकारी खजाना, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड से ही आएगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहे हो। तो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको तुरंत सैलरी नहीं मिलती, 1-2 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के डेटा में जाकर शामिल होता है। वहाँ का जो क्लर्क होता है वो देखता है कि अच्छा ये बच्चे का अपॉइंटमेंट हो रखा है, अच्छा ये न्यू वैकेंसी निकली थी, चलो इसका डेटा पूरा भरो। डेटा भरा जाता है। पहले तो क्या होता था कि हाथों से लिखा जाता था डेटा, इसलिए टाइम लगता था। मेरे टाइम पे मुझे कम से कम 3 महीने लग गए थे मेरी सैलरी आने के लिए, जब आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा आई थी, क्योंकि 3 महीने की सैलरी एकदम जब आई थी इकट्ठा बहुत ज्यादा मिली थी। लेकिन अब जो है टाइम थोड़ा कम लग रहा है, 1-1.5 महीने में सैलरी आ जा रही है। लेकिन वो 1-1.5 महीने का भी गैप लगता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सरकारी तिजोरी है वहां पर आपका डेटा स्टोर होना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। और फिर आपका जो है डॉक्टर वेरिफिकेशन, जो मतलब सॉरी मेडिकल वेरिफिकेशन भी होता है कि भाई ये बंदा सही है नहीं है, मेडिकली फिट है या नहीं है। फिर जाकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपका सारा डेटा पूरा वहां पर जाता है, तब जाकर आपकी सैलरी वहां से निकलती है। तो ये होता है सरकारी खजाना। तो सरकारी खजाने से आपकी भी सैलरी निकलती है और प्राइम मिनिस्टर की भी निकलती है, मतलब यहाँ के राजा की भी निकलती है और प्रजा की भी निकलती है। तो ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो सैलरी और पर्क्स होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस के, उनकी भी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही चार्ज की जाती है, ठीक है, सिंपल।
जो रिटायर्ड जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनको कोई भी मतलब ये अधिकार नहीं होता है कि वो बाद में से प्रैक्टिस कर सके एज अ एडवोकेट, वकील की तरह वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने बैठे थे और 65 इयर्स के बाद कौन काम करना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्लॉज भी लिख रखा है कि अगर रिटायर्ड जज है कोई, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall not practice as an advocate in any court। ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज था और मेरा 65 इयर्स एज हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में मैं कोई ना कोई केस लड़ूं, प्रैक्टिस करूं, नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, क्योंकि आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो तो आप उसके नीचे के पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे कि अच्छा मैं इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पर जाकर वकील का काम करूंगा, नहीं, वहां पर भी नहीं चलेगा। एनी कोर्ट मतलब एनी कोर्ट, बात हो गई खत्म। ये सारी चीजें, तो अब ये सारी चीजें देखो, ये हो गया आज के क्लास में इतना। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन से मामले होते हैं जिसमें इनको अधिकार होता है, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। होप सो कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार और क्लास को देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे ईमेल कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।